कहते हैं कि जब कोई भी इंसान मरने वाला हो तो मरने से पहले जो भी वो बोलता है पूरी तरीके से सच बोलता है। खास करके तब जब उसका बयान, जब उसका बात किसी कोर्ट परिसर में किसी मजिस्ट्रेट या किसी जज के सामने हो रहा हो। उस समय जज साहब भी उसके बोले हुए बात को सच मान लेते हैं। विधि की विधान कहें या कानून की भाषा कहें, उसी बोले हुए बात के बेस पे आरोपी को सजा सुना दिया जाता है। इस घटना में भी ठीक वैसा ही हुआ है, लेकिन जो बयान, जो ये बात कही गई है, ये बात किसी जज के सामने नहीं, किसी कोर्ट परिसर में नहीं, बल्कि एक 30 वर्षीय पुरुष ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो, लगभग 1 घंटा 21 मिनट का एक वीडियो उसने बनाया और वीडियो के साथ साथ लगभग 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा और साथ ही साथ 6 लोगों को आरोपी भी बनाया है। जब पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस युग में कोई भी पत्नी, कोई भी महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उस वीडियो में उसने साफ साफ कहा है कि जब तक मुझे इंसाफ न मिले तब तक हमारी अस्थियां विसर्जित न की जाए, और साथ ही साथ उसने यह भी कहा है कि अगर अंततः मुझे न्याय न मिले तो उन अस्थि को, जिस कोर्ट में हमारे केस की सुनवाई चल रही है, उस कोर्ट के सामने जो एक नाला है, जो एक गटर जा रहा होता है, जो गटर बह रहा होता है, जो नाला बह रहा होता है, उसी नाले में हमारे अस्थि को पूरी तरीके से विसर्जित कर दिया जाए, बहा दिया जाए। क्योंकि उस नाले के बहते हुए पानी के साथ मैं लोगों को याद दिला सकूं कि आज के इस युग में एक आदमी के मौत की कीमत क्या होती है। साथ ही उसने यह भी कहा हमारी पत्नी को हमारे लाश से दूर रखा जाए, कोशिश यह किया जाए कि हमारी पत्नी मेरे शव तक न पहुंच पाए। साथ ही उसने यह भी कहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद हमारा जो बच्चा है, उस बच्चे को हमारे मां बाप को सौंप दिया जाए, क्योंकि हमारी पत्नी सक्षम नहीं है हमारे बच्चे का वो खर्च उठा पाए। इसके साथ ही उसने एक बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे के बारे में जब आप जानेंगे तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच वो एक पत्नी थी, वो एक महिला थी, या फिर भूखी नंगी चुड़ैल थी। उसमें साफ साफ उसने कहा है कि हमारी पत्नी हमारे साथ अननेचुरल सेक्स बनाती थी, हमारे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाती थी। अप्राकृतिक यौन संबंधों की अगर बात करें तो उसमें साफ साफ उसने कहा है कि हमारी पत्नी यौन क्रिया के दौरान पूरी तरीके से उत्तेजित हो जाती, तो उस उत्तेजना में वो साफ साफ कहती कि हमारा जो मल मूत्र का द्वार है उसको चाटो, उसको खाओ, उसको पियो। मतलब ऐसे ऐसे आरोप उस वीडियो में साफ साफ उस पीड़ित ने लगाया है। साथ ही अपने पत्नी के साथ 5 और अन्य लोगों को भी उसने आरोपी बनाया है और उसमें साफ साफ कहा है कि ये सारे के सारे जो भी 6 लोग इन्वॉल्व हैं, इनके ही कारण मैं पूरी तरीके से सुसाइड कर रहा हूं, अपनी जान गंवा रहा हूं। साथ ही उस 24 पन्ने के सुसाइड नोट में और उस 1 घंटा 21 मिनट के वीडियो में उसने अपने जीवन से जुड़े बहुत सारे नाजुक पहलुओं के बारे में खुलासा किया है, जिन खुलासों को आपको और हम सबको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 2019 में। बिहार समस्तीपुर का रहने वाला अतुल सुभाष, जो कि बेंगलोर में रहकर एआई इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। लगभग उसकी 30 वर्ष की उम्र थी, शादी का भी उम्र हो चुका था। वजह से वो एक मैरिज के साइट पे जाता है और वहां पे एक प्रपोजल उसके पास आया हुआ था। प्रपोजल में निकिता सिंघानिया नाम की एक लड़की, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, उस प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट किया। दोनों में बातचीत बढ़ी और इसके बाद फिर दोनों परिवार के रजामंदी से दोनों की शादी बनारस के एक होटल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो जाती है। और उसके बाद वह अपने पत्नी निकिता सिंघानिया को लेकर बिहार के समस्तीपुर अपने गांव, अपने घर चले जाता है 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद फिर जब वो वहां से रिटर्न आता है तो वो सीधा बेंगलोर पहुंच जाता है, जहां पे कि वो नौकरी कर रहा था। और जब बेंगलोर पहुंचता है उसके 2 दिन के बाद फिर हनीमून के ट्रिप पे वो निकिता सिंघानिया के साथ अतुल सुभाष मॉरिशस चला जाता है। और मॉरिशस में सब कुछ ठीक ठाक था, दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्ट थे। और इसके बाद फिर वापस वो लोग बेंगलोर चले आते हैं अपने हनीमून के ट्रिप को समाप्त करने के बाद। क्योंकि निकिता भी पढ़ी लिखी थी तो इसलिए निकिता भी वहां पे बेंगलोर में ही जॉब करने लगती है। दोनों अपने अपने जगह पे जॉब करने लगते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन निकिता की कुछ बुरी आदतें थी। उस आदतों के बारे में जब आप जानेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो निकिता क्या सचमुच एक महिला थी या फिर एक भूखी नंगी चुड़ैल ही थी। वो अतुल सुभाष के मुताबिक निकिता 10-10 दिन तक नहीं नहाती थी और जब वो यौन संबंध बना रही होती तो यौन संबंध बनाने के दौरान ही ऐसा कुछ करने के लिए अतुल से कहती, वो साफ साफ कहती कि हमारा जो इंटरनल भाग है, खास करके आर्मपिट का जो एरिया है, उसको वो चाटने के लिए, उसको वो काटने के लिए कहती। साथ ही ये भी कहती कि हमें उत्तेजना होती है और जब तुम काटते हो और जब तुम्हारे काटने के बाद जो मुझे एक रिलैक्स मिलता है, वो समझ लो कि बहुत ज्यादा मेरे लिए कंफर्ट होता है। और वह बार बार ये कहती कि जब मैं उत्तेजित हो जाऊं उस समय तुम पूरी तरीके से भूखे शेर की तरह मुझे नोचो, मुझे काटो,
और साथ ही साथ ये भी कहती कि जो हमारा इंटरनल पार्ट है, खास करके मल मूत्र का जो एरिया है, वहां भी तुम पूरी तरीके से चाटो, खाओ, पियो, मतलब पूरी तरीके से वो एक जानवरों वाली हरकत तुम हमारे साथ करो, जो अतुल के लिए बिल्कुल भी गलत लग रहा था। अतुल इस काम को कर पाने में पूरी तरीके से असमर्थ था। वह दूरी बनाने की कोशिश करता और वो बार बार कहता कि मुझे सर में दर्द है, मैं बहुत ज्यादा इस बात के लिए कंफर्ट नहीं हो रहा था, जिस वजह से हम दोनों में धीरे धीरे दूरी बनती गई। उस वीडियो में, उस सुसाइड नोट में साफ साफ इस बात का जिक्र है। इसी बीच एक खबर आती है कि निकिता प्रेग्नेंट है। जब प्रेग्नेंट होने की खबर अतुल के मां को लगती है तो मां पूरी तरीके से खुश हो जाती है। जाहिर सी बात है कि किसी भी परिवार में इस बात का अगर पता चल पाए कि उसकी जो बहू है प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देने वाली है, तो खास करके उसकी जो सास है उसका एक्साइटमेंट एक अलग पैमाने पे होता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि हमारे घर में भी हमारे बेटे का वारिस आने वाला तैयार हो चुका है। वो पूरी तरीके से उस घर का एक माहौल ही बदल जाता है, जिस वजह से उसकी मां अपने बेटे से बात करती है और बात करने के उपरांत वो बेंगलोर जाती है इस बात का ध्यान रखने के लिए कि उसकी बहू को किसी प्रकार की दिक्कत प्रेगनेंसी के दौरान न हो। वो पूरी तरीके से देखभाल करने लगती है, लेकिन उसके मां का वहां पे आना निकिता सिंघानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बार बार अपने सास को बुरी तरीके से प्रताड़ित करती, भला बुरा बहुत कुछ बोलती, लेकिन जो उसकी मां थी वो इस बात को भी झेलने के लिए तैयार हो गई। चूंकि बात उसके बहू के प्रेगनेंसी का था, बात उसके आने वाले वारिस का था, बात उसके पोते का था, इसलिए हर उस बात को वो झेलती रही, कष्ट सहती रही, लेकिन इस बात का विरोध नहीं की। जैसे तैसे करके वो पीरियड भी खत्म हो गया और अंततः निकिता सिंघानिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा काफी सुंदर था। उस बच्चे से जो अतुल सुभाष था वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, काफी प्यार करता था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो निकिता सिंघानिया अपने बच्चे को लेके अपने गांव, अपने घर जौनपुर उत्तर प्रदेश चली आती है। धीरे धीरे वो इस बात को समझ गई कि अतुल सुभाष की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो इनका बेटा है, वो इनका बच्चा है। तो अब उसी बच्चे को ढाल बना के वो अतुल सुभाष से पैसा भी ऐंठने लगी। वो जब वो साथ में रह रही थी, इसी दौरान वो एक दिन अतुल से कहती है कि हमारे भाई को पैसे की कुछ जरूरत है। तब चूंकि पैसा तो था ही अतुल सुभाष के पास, वो कह रही थी कि बिजनेस करना है हमारे भाई को, के ख्याल से उसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। इंस्टॉलमेंट में करके थोड़ा थोड़ा करके लगभग 20 लाख रुपए अतुल सुभाष उन लोगों के परिवार को भेज देता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि निकिता सिंघानिया बार बार पैसे का डिमांड कर रही है, अतुल भी समझ रहा था कि शायद हो सकता है कि ये जानबूझ के पैसे लेने का नाटक कर रही है और ये पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं, इस बात का भी उसको डर था। दिन अतुल सुभाष निकिता से कहता है कि एक काम करो, जो भी मेरे पैसे तुमने अपने घर वालों को दिया है वो पैसे मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे पैसे वो रिफंड करवा दो। अपने घर बात करो, अपने भाई को बोलो कि हमारे पैसे मुझे वापस कर दें, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। तब से ही ये बात निकिता सुनती है, वो पूरी तरीके से अतुल के ऊपर भड़क जाती है। अब उसको लग रहा था कि शायद अतुल अपना पैसा नहीं, मतलब उसके मायके वालों से पैसा मांग रहा है, क्योंकि लगभग उस वीडियो में साफ साफ कहा गया था अतुल के द्वारा कि मैंने 20 लाख रुपए निकिता के घर वालों को दिया था। 20 लाख एक छोटी मोटी रकम नहीं होती है। लाख 2 लाख का अगर बात होता तो समझ में आता। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान जब पैसे देगा तो वह उसके वापसी की भी उम्मीद करेगा। लेकिन जब निकिता इस बात के लिए भड़क जाती है और उल्टा ही भला बुरा सुनाने लगती है अतुल सुभाष को, तब काफी दिन हो गए थे और इस बीच अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया में दूरियां भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि उसके गए हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो चुके थे। और इस बीच सिर्फ और सिर्फ वो फोन पे बात करती, वीडियो कॉल जब इधर से ये करता और कहता कि हमारे बेटे से, हमारे बच्चे से हमारी बात करवाओ, तो निकिता सिंघानिया अपने बच्चे से भी बात करने अपने पापा को नहीं देती। और जब वो इस बात को समझ गई कि अतुल सुभाष की कमजोरी इसका बच्चा है, तो उसी बच्चे को ढाल बना के वो बार बार पैसे का डिमांड करती। अंत तो तब हो गया जब फिर दोबारा उस पैसे के लिए अतुल सुभाष ने कहा कि मेरे पैसे मुझे रिफंड करवा दो, जो 20 लाख रुपए हमने तुम्हारे घर वालों को दिया है वो पैसे मुझे रिटर्न करवा दो। तब वो बोलती है कि नहीं, ये पैसा तो तुम्हें मिलेगा नहीं। तब ये अतुल सुभाष कहता है कि मेरे पास हर एविडेंस है, हर प्रूफ है, जितना भी बार मैंने पैसा भेजा है मैं उस ट्रांजैक्शन के बेस पे मैं कार्रवाई करूंगा और कोर्ट में घसीटूंगा। क्योंकि मेरे पैसे 1-2 रुपए की बात नहीं है, 20 लाख रुपए की बात है, तो मुझे मेरे पैसे रिफंड चाहिए। नहीं तो मैं इसी ट्रांजैक्शन को लेकर कोर्ट में जाऊंगा और एक तुम लोगों के नाम एक एफआईआर करूंगा। मतलब अतुल सुभाष एक तरह से यूं कहें कि डराना चाह रहे थे ताकि उनका पैसा उन्हें रिटर्न मिल जाए। बात 1-2 रुपए की और 1-2 लाख की नहीं थी, बात 20 लाख रुपए की थी। तब निकिता समझ गई कि अब ये कुछ अगर करे इसके पहले ही मैं कुछ कर देती हूं। और इसी बीच लगातार 5 से 6 एफआईआर अतुल सुभाष के अगेंस्ट वो जौनपुर के कोर्ट में डाल देती है, जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध, जिसमें 377 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ, साथ ही 302 का भी केस दर्ज हुआ। 302 का केस इसलिए
क्योंकि अतुल सुभाष उसको बार बार प्रताड़ित कर रहा था। निकिता सिंघानिया के पिता को जब इस बात की जानकारी हुई कि अतुल सुभाष के साथ निकिता का रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, तब हमारे पिता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि अतुल के साथ निकिता की दूरी है, तब वो अंततः चल बसे। मतलब पुलिस भी, यूपी पुलिस भी इस मामले का पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की और 302 का मुकदमा अतुल सुभाष के ऊपर लगा दी। 302 की अगर बात करें तो उसके पिता काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से उनका हार्ट अटैक से मौत हुआ था। लेकिन उसका जो आरोपी बनाया गया वो अतुल सुभाष को बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भी बिना इन्वेस्टिगेशन के 302 का मुकदमा अतुल सुभाष के ऊपर लगा देती है। और इसके बाद बात अगर 377 की करें तो अप्राकृतिक यौन संबंध, इस बात पे अपना स्पष्टीकरण उस वीडियो में अतुल सुभाष ने यह दिया है कि अप्राकृतिक यौन संबंध की तो बात छोड़ दीजिए, जो प्राकृतिक यौन संबंध होता है, जो सहज यौन संबंध होता है, वो भी बहुत मुश्किल से निकिता सिंघानिया हमारे साथ बनाती थी। और उल्टा उसने खुद उस वीडियो में आरोप लगाया कि जो निकिता सिंघानिया थी बार बार ये कहती कि हमारे शरीर के अंग को पूरी तरीके से तुम काटो, चाटो, खाओ, पियो, मतलब एक जानवरों की भांति हमारे साथ तुम सलूक करो। आप सोच सकते हैं कि किसी भी पुरुष को या फिर किसी भी पर्सन को जानवरों वाला सलूक अपने यौन क्रिया के दौरान अगर कोई भी करता है तो फिर उस समय की क्या स्थिति उसकी होती होगी, क्योंकि इंसान इंसान है, इंसान जानवर नहीं है। और एक इंसान से अगर यह उम्मीद की जाए कि जानवर जिस तरीके से मल मूत्र वाले भाग को चाटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी तरीके से एक पुरुष भी करे एक महिला के साथ, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पुरुष के मन में उस महिला के प्रति घृणा बढ़ेगी, प्यार कम होगा, प्यार से दूरी बनेगी। ये साफ साफ स्पष्ट हो रहा था। पिता 5 से 6 FIR उसके ऊपर कर चुकी थी। अतुल सुभाष अब भी चाह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए वो जो भी प्रयास होता है, जो भी रिलेटिव होते हैं, उन दोनों रिलेटिव से बात करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन निकिता दिन प्रतिदिन केस पे केस लगाया जा रही थी। जितना भी आरोप उसके ऊपर लगाया गया था, 302 का मुकदमा आप सोच सकते हैं, साथ ही 377 जो कि अप्राकृतिक यौन संबंध, उसके साथ ही बहुत ऐसे जघन्य धारा उसके ऊपर लगाए गए जिससे वो पूरी तरीके से अतुल परेशान हो गया। वह 2 साल में लगभग 120 तारीखें पड़ी और उस 120 तारीख में लगभग 60 बार उसको बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ा। जिस डेट में अतुल को बुलाया जाता उस डेट में वो वहां पे पहुंचते और जब उस बीच जब निकिता सिंघानिया मिलती तब वो निकिता सिंघानिया को अतुल कहता कि पूरी तरीके से तुम लोग हमें परेशान करके रख दिए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, इसके बीच का कुछ रास्ता निकालो। वो बार बार अभी भी चाह रहा था कि निकिता सिंघानिया उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेके मेरे पास आ जाए और जो हैप्पी मैरिड लाइफ होता है उसको हम लोग पूरी तरीके से खुल के एंजॉय करें। आज भी अतुल सुभाष यही चाह रहा था, लेकिन निकिता सिंघानिया वो सिर्फ ये कहें कि पूरी तरीके से अतुल सुभाष के पैसे के पीछे पड़ी हुई थी। और उसमें साफ साफ उसमें मेंशन भी किया था कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए और इसके बाद फिर मैं अपना केस वापस लूंगी और इसके बाद वो अपने रास्ते जाए और इसके बाद फिर मैं अपने रास्ता हूं। मतलब तमाम तरह की बात निकिता सिंघानिया अपने FIR में कभी कुछ करती और कभी कुछ करती। और इस बीच अतुल सुभाष इस बीच काफी ज्यादा परेशान भी हो गया, अंदर से पूरी तरीके से वो टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। यहां तक तो फिर भी ठीक था, अतुल सुभाष के ऊपर कई सारे धारा लगे थे, कई सारे अपराध का आरोपी बनाया गया था। लेकिन उस अतुल सुभाष के साथ साथ अतुल सुभाष के पापा, अतुल सुभाष का भाई, अतुल सुभाष की मां के साथ पूरे परिवार के ऊपर भी निकिता सिंघानिया ने नामजद उन्हें आरोपी बनाया था और उसमें साफ साफ कहा था कि हमारे पिता के मौत में ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। तमाम तरह की बातें अपने FIR में वो मेंशन करती और FIR भी एक इस तरीके से सटीक लिखा हुआ होता जैसे साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि उसमें निकिता सिंघानिया नहीं बल्कि उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़े लोगों का हाथ हो। मैटर साफ था, अतुल सुभाष के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो AI इंजीनियर था। वो साफ साफ अतुल सुभाष को एक तरह से पैसे की मशीन समझ रहे थे। अतुल सुभाष को वो लोग पैसे के लिए पूरी तरीके से प्रताड़ित करते रहे और निकिता सिंघानिया को भी इस बात का ख्याल नहीं रहा। इस बीच वो अतुल सुभाष के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, किस तरीके से पेश आ रही है, जो दूरी बना रही है, इससे न सिर्फ उसका बल्कि उसके साथ साथ उसको अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रहा। टॉर्चर पे टॉर्चर करती रही, वीडियो कॉल पे भी टॉर्चर करती और उसको इस बात के लिए भी कहती कि अब तुम्हें जो करना है करो, जो भी मैं तुम्हारे ऊपर आरोप लगाई हूं ये तो मैं वापस लेने वाली हूं नहीं। इस बीच जब पूरी तरीके से वो परेशान होता तो वो कहता फोन पे कि न जाने तुम लोगों ने मुझे इतना पूरी तरीके से परेशान कर दिया, मुझे तो मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं। तब निकिता सिंघानिया कहती है, निकिता सिंघानिया के परिवार वाले कहते कि हम भी तो यही चाहते हैं, तुम्हारे मौत की खबर मुझे कब मिले, हम लोग रोज अखबार देखते हैं, रोज न्यूज देखते हैं, रोज टीवी देखते हैं, तुम्हारे मौत का तो कोई खबर नहीं आता है। इस बात पे अतुल सुभाष सोचता है कि मुझे आखिर कैसे लोग मिले हैं, मैं इस चीज से निकलने की कोशिश कर, लेकिन उल्टा इस बात को न करने के बजाय निकिता चाहती है कि हम उसके साथ दूरी बना के रहें। मतलब अपने ओर से पूरी तरीके से प्रयास कर रहा था अतुल सुभाष कि उसकी पत्नी वापस उसके पास आ जाए, लेकिन उसके प्रयास
उसका प्रयास मानो पूरी तरीके से व्यर्थ ही जा रहा था और दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करने का तौर तरीका, पैसे मांगने का तौर तरीका बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हावी हो गया था अतुल सुभाष के ऊपर। वो बार-बार कोर्ट में जाता, वो बार-बार बेंगलोर से जौनपुर कोर्ट में हाजिर होता, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता, लेकिन कभी पता चलता कि कोर्ट बंद है, कभी हड़ताल है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। मतलब वो हर बार इस उम्मीद से आता कि शायद केस का कोई फाइनल रिजल्ट निकल के सामने आएगा, लेकिन जितनी बार भी वो बेंगलोर से जौनपुर के कोर्ट परिसर में आता, उसे मायूसी ही हाथ लग आते जाते लगभग 2 साल बीत गए। 21 मार्च 2024 का वो दिन भी आया जब समय एक फाइनल डेट रखा जाता है कि आज आपके केस की सुनवाई हो जाएगी। उस दिन इसके पास अतुल सुभाष का केस था। उसकी जो मुख्य न्यायाधीश थी रीता कौशिक, वो अपने चेंबर में अपना जो पेशकार है माधव को वो भेजती है और बुलवाती है अतुल सुभाष को। अतुल सुभाष जैसे ही वहां पे जाता है तो वहां पे देखता है कि उसकी पत्नी पहले से ही रीता कौशिक के चेंबर में बैठी हुई थी, उससे बातचीत कर रही थी। इसके बाद रीता कौशिक उससे पूछती है कि तुम रोज इस तरह के झंझट में क्यों पड़े हुए हो, तुम्हारे बेंगलोर से आने जाने में काफी ज्यादा खर्च होता होगा, मैं चाहती हूं कि इसको सेटलमेंट कर लो, इसको मैनेज कर लो। तब अतुल सुभाष कहता है कि मैडम किस बात का आप मैनेज करने की कहती हैं? आपने स्टार्टिंग में कहा कि महीने का खर्च आएगा 20,000, मैं 20,000 देने के लिए तैयार हुआ, 20,000 मैं भेजता गया। इसके बाद फिर आपका आदेश हुआ कि नहीं 40,000 करके भेजा जाए, 40,000 उसके बच्चे के लिए और 40,000 निकिता सिंघानिया के लिए, तो मैं 80,000 भी देने के लिए तैयार हुआ। और इसके बाद फिर आपने प्रपोजल दिया कि नहीं 1 करोड़ रुपए तुम दो और केस से छुट्टी पालो, तो मैं 1 करोड़ देने के लिए भी तैयार हुआ। लेकिन अब निकिता सिंघानिया 3 करोड़ का डिमांड कर रही है, तो मेरे पास पैसे कहां है, मैं कहां से पैसे लाके 3 करोड़ रुपए मैं कहां से दूं? मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। निकिता कौशिक जो जज थी वो कहती है कि तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए होंगे तभी तो निकिता बोल रही है 3 करोड़ देने के लिए, तुम्हारे पास 3 करोड़ है तभी तो। अब आप सोचिए कि इसको दलाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक जज साहिबा जो कि न्यायमूर्ति है, जो कि न्याय की देवी है, एक न्यायालय में न्याय की देवी के द्वारा ही रिश्वत की और पैसे की मांग की जा रही है। अब आप सोचिए कि वो पल अतुल सुभाष के लिए क्या रहा होगा। अतुल सुभाष अब काफी ज्यादा परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि अब हम उम्मीद करें तो करें किससे, क्योंकि जो न्याय की जो आखिरी सीढ़ी होती है वो जज तक जाके खत्म हो जाती है। और जब एक जज ही इस बात के लिए, मैडम जो जज थी रीता कौशिक, वो साफ साफ कह रही है कि इसके बदले तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, साफ साफ रिश्वत की मांग कर रही है, तो वहां से पूरी तरीके से अतुल सुभाष कमजोर पड़ गए और वो सोचने लगे कि आखिर हम करें तो करें क्या। जब ये सारा कुछ जैसे ही रीता कौशिक सुनाती है तब अतुल सुभाष कहते हैं कि मैडम मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि ऐसे ही केस से प्रताड़ित होकर बहुत सारे पुरुष रोज आत्महत्या कर रहे हैं। तब वो रीता कौशिक थी, वो मुस्कुराने लगती है और तब निकिता कहती है मर रहे हो, मैं तो रोज टीवी देखती हूं, मैं रोज न्यूज देखती हूं, जब तुम मर जाओगे तब मुझे भरोसा होगा कि हां सचमुच इस तरीके से प्रताड़ित होकर पुरुष अपनी जान दे देते हैं। ये कहना था अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया का, ये कहना था अतुल सुभाष के बच्चे की मां निकिता सिंघानिया का, या फिर यूं कहें कि यह कहना था एक वैसी महिला का जो अपने पति के साथ साथ रहने के लिए, पति के साथ चलने के लिए अग्नि के 7 फेरे लिए थे, ये कह के कि हम पूरी तरीके से आपके हो चुके हैं और अब आने वाले हर परिस्थिति को हम लोग मिलके सॉर्ट आउट करेंगे, सहजता और सरलता से अपने जीवन की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब आप सोचिए कि क्या निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष के साथ अच्छा कर रही थी? जैसे ये सारा कुछ खत्म हुआ तब जब अंततः पूरी तरीके से रीता कौशिक जो जज थी वो बार-बार इस बात के लिए कहती कि तुम 3 करोड़ रुपए दे दो और कहानी खत्म करो, तुम अपने रास्ते जाओ, वो अपने रास्ते जाएगी। जब बात यहां पर भी नहीं बना तब निकिता के साथ रीता कौशिक आंखों ही आंखों में कुछ बात करती है। निकिता को वो कहती है कि निकिता तुम बाहर जाओ, मुझे अतुल से कुछ बात करनी है। जब निकिता बाहर जाती है अतुल से सिंघानिया कहती है कि अतुल न जाने ऐसे ऐसे बहुत सारे केस लाद दिए जाते हैं जिस केस से पूरी तरीके से कोई भी एक आम इंसान परेशान हो जाता है और हर हाल में केस झूठा ही होता है, केस पूरी तरीके से सच कभी होता ही नहीं है। कहता है कि मुझे क्या करना है मैडम, मुझे ये बताइए। तब रीता कौशिक कहती है कि 5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो और इस केस से छुट्टी हो जाएगी, तुम अपने रास्ते जाओ और यहां से मैं इसको अपने रास्ते कर दूंगा। सिर्फ उस केस से निकलने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड उस एआई इंजीनियर अतुल सुभाष से रीता कौशिक कर रही थी। एक न्याय के मंदिर में न्याय के देवी के द्वारा ये जो बातें कही गई, इन बातों ने पूरी तरीके से अतुल सुभाष की अंतरात्मा को झकझोर दिया, पूरी तरीके से अतुल सुभाष की अंतरात्मा को तोड़ दिया और वहीं से अब ये सोचने लगा कि अब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। न्याय की आखिरी सीढ़ी जज तक आके खत्म होती है और वहां भी वो रास्ता पूरी तरीके से अतुल सुभाष के लिए बंद हो चुका था और अंततः उसने
24 पन्नों का एक नोट लिखा, साथ ही 1 घंटा 21 मिनट का एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया से पोस्ट कर दिया और जिस वीडियो में इस पूरे घटनाक्रम का उसने जिक्र साफ-साफ किया था। अतुल सुभाष के द्वारा कुल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें रीता कौशिक के साथ-साथ उसका जो पेशकार था माधव को भी आरोपित बनाया गया और निकिता के परिवार वाले तो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थे ही। तो टोटल 6 लोगों को उस वीडियो में साफ-साफ 6 लोगों का नाम उस सुभाष ने रखा है और कहा है कि पूरी तरीके से जब तक मुझे इंसाफ न मिल जाए तब तक मेरे अस्थि को विसर्जित न किया जाए और अगर मुझे इंसाफ मिलता ही नहीं है उस परिस्थिति में कोर्ट परिसर के सामने से जो एक नाला जा रहा है, गटर जा रहा है, उस नाले में, उस गटर में हमारी अस्थि को प्रवाहित कर दिया जाए, बहा दिया जाए। इसके साथ ही उसने साफ-साफ यह भी कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद हमारी जो मृत शरीर है उस मृत शरीर से हमारी पत्नी को काफी दूर रखा जाए, उसको पास भी नहीं भटकने दिया जाए और उसका यह भी कहना था कि हमारे बच्चे को हमारे माँ-बाप को सौंप दिया जाए, क्योंकि हमारे माँ-बाप ही अच्छे तरीके से हमारे बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पत्नी जो निकिता सिंघानिया है हमारे बच्चे के देखभाल करने में सक्षम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के इस न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा किसके ऊपर किया जाए। न्याय प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक हर जगह करप्शन ही करप्शन फैला हुआ है, करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। अब लोग उम्मीद करे तो करे किससे? स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश में पुरुषों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? आज मैं ये पूछता हूं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अतुल सुभाष के परिजनों को, अतुल सुभाष के मृत आत्मा को क्या न्याय मिल पाएगा? और अगर न्याय मिल पाएगा तो कब तक न्याय मिल पाएगा? क्या जो 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है अतुल सुभाष के द्वारा, जब विधि का विधान माना जाता है, जब ये तर्कसंगत भी होता है, जब कानून के भाषा में भी ये कहा जाता है कि जब कोई भी इंसान मर रहा होता है, मरने से पहले जब भी कोई बात रखता है तो अपनी बात को सही तरीके से वो रखता है और उसकी बात पूरी तरीके से सच होती है, तो क्या अतुल सुभाष के इस बात को सच मानकर आरोपियों को सजा का प्रावधान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये एक सवालिया निशान आज भी है और आज भी अतुल सुभाष की मृत आत्मा कहीं न कहीं भटक रही है। घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको यह बताना भी है। अतुल सुभाष तो दुनिया को छोड़ गया, लेकिन अतुल सुभाष के साथ-साथ न जाने कितने अतुल आज घुट-घुट कर जीने पे मजबूर हैं और न जाने कितनी निकिता सिंघानिया ऐसे-ऐसे कर्मों को करके, ऐसे-ऐसे कृत्य को करके, ऐसे-ऐसे कितने अतुल को वो फंसा रही है, परेशान कर रही है, उसको प्रताड़ित कर रही है और अतुल जैसे कितने अतुल से कितने ही निकिता सिंघानिया पैसे वसूल रही है और अपना भरण-पोषण कर रही है। और कुछ महिलाओं का, कुछ लड़कियों का आज के इस आधुनिक समय में मानो ऐसा प्रोफेशन ही हो गया हो कि एक हाई प्रोफाइल लड़के से शादी करना है और शादी करने के बाद उसको पूरी तरीके से पूरा जीवन उस पे अत्याचार करना है, उनके ऊपर तमाम तरह के वैसे केस लाद देने हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे वो प्रताड़ित करने का केस हो, तमाम तरह के वैसे कानून भी उसके ऊपर लाद दिया जाता है। और अंततः भारत की न्यायिक प्रक्रिया ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जो सिर्फ स्त्री को, जो सिर्फ महिला की बातों को ही प्रधानता देती है और प्रधानता देने के बाद वैसे न जाने कितने अतुल को रोज कोर्ट में घसीटती है और वैसे कितने अतुल रोज घुट-घुट कर जीने पे मजबूर हो जाते हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।